Hi friends, now let's start with the lecture 3 of chapter solutions. Lecture 2 में हमने we talked about various concentration terms. हमने सारी concentration terms की discussion की थी starting from mass percentage, then molarity, molality, normality. Although ये सारी concentration terms आपने 11th में करी हुई हैं, but we took a review of all the formulas. Now I would request you कि आप इसके NCERT in-text questions करके देखिए. NCERT in-text questions, they are like given on page number 37, so that you should get an idea कि आपको कितना फॉर्मूला अप्लाई करना आया. So it's all about the practice. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, there are solved examples also, but then I would recommend you कि आप पेज नंबर 37 पे जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है वो आप उसको प्रैक्टिस करके देखें, एंड इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एबल टू डू देम. अब आगे चलते हैं. आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस का, दैट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. सो व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यू हैव सीन कि आप जब उसमें कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो, देयर इज अ मैक्सिमम अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट शुगर इन सॉल्यूशन. जब आप वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हो, सो लेट अस सपोज आपने 1 चम्मच शुगर डाली एंड यू सो कि ओके शुगर डिसॉल्व हो गई. फिर आपने दूसरा चम्मच डाला, वो भी डिसॉल्व हो गई. लेकिन जैसे ही आपने तीसरा चम्मच डाला तो आपने क्या नोटिस किया कि शुगर नीचे सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो गई है. दैट मीन्स जब आप 1 स्पून डाल रहे थे तो शुगर गॉट डिसॉल्व्ड, सेकेंड स्पून ऑल्सो गॉट डिसॉल्व, बट आफ्टर दैट यू नोटिस कि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है. इट मीन्स सैचुरेशन हैज अराइव्ड. ओके, सैचुरेशन इज कि हर सोल्यूशन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिस लिमिट तक सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट. जो आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स की हुई है, इस सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है. आफ्टर दैट द सोल्यूट, अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल हैपन, जो सोल्यूट और डिसॉल्व होगा तो जितना डिसॉल्व होगा उतना क्रिस्टलाइज होने लगेगा, यानी कि जितना डिसॉल्व हुआ था वो वापस आने लगेगा और आपको लगेगा कि नो मोर सोल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड. सो एक्चुअली एट दैट व्हाट इज हैपनिंग, dissolution is also happening and crystallization is also happening. So at equilibrium, when the equilibrium is arrived, rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. That means पहले आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे थे तो सोल्यूशन बन रहा था, and you know dissolution was happening, but after some time solution will start breaking down. जब आप और सोल्यूट डालते जाओगे तो बैकवर्ड प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन टू गिव बैक द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एंड अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गई तो at that stage no more solute can be dissolved, because जितना dissolve होगा उतना वापस आ जाएगा. Okay, so the point to explain this concept is कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है. आफ्टर दैट नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व. दिस इज व्हाट इज नोन एज सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी क्या है कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. हाउ डू यू डिफाइन सोल्युबिलिटी? मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in the given quantity of solvent. Okay,
नाउ यू मस्ट हैव सीन कि कुछ सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लेट्स सपोज आप 1 लीटर वाटर फिक्स कर लो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सोल्यूट सेम अमाउंट में ही डिजॉल्व होगा। लेट्स से सॉल्ट, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 1 लीटर वाटर में अलग होगी। इफ यू टेक शुगर, शुगर की सॉल्युबिलिटी 1 लीटर वाटर में अलग होगी। इफ यू टेक समथिंग एल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो अलग अलग सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट वेरीज। ओके, सो नाउ today's lecture we are going to discuss about all the factors। आज हम उन सारे फैक्टर्स की बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। क्या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्या सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। सो बिफोर वी स्टार्ट द फैक्टर्स, लेट मी टेल यू, we are having two type of liquid solutions, one which is formed by dissolving gas in liquid, and the other liquid solutions which are formed by dissolving solid in liquid। ओके, तो हम दोनों के फैक्टर्स अलग अलग स्टडी करेंगे। आज हमने उठाने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या रहने वाली है, ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid। तो बिफोर वी टेक अप द फैक्टर्स कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि वो कौन से लिक्विड्स हैं जिनमें गैस डिसॉल्व होती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द बेस्ट एग्जांपल इज कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते हो, व्हेन यू ओपन इट सो एफरवेसेंस हैपन। आपने देखा है कि आप अगर आप कोक की बोतल ओपन करते हो तो एकदम से गैस की एफरवेसेंस होती है। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कि उस कोक की बोतल में ऑलरेडी गैस डिसॉल्व्ड थी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड वाज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। ओके, तो अब हम आज ये बात करने वाले हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे उस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि व्हेन दैट बॉटल इज क्लोज्ड एंड द गैस इज इनसाइड द लिक्विड, तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के उस गैस को डिसॉल्व किया गया था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर। So the first factor is nature of gas and the solvent। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था कि सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पे गवर्न होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। दैट मीन्स जिन सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर मैच करती है, दे आर लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन ईच अदर, यानी कि वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जो एक जैसा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर मैच नहीं करती है तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर है कि गैस और सॉल्वेंट की नेचर, in which we cannot do anything, that is by nature। For example, you have seen carbon dioxide and ammonia, they are highly soluble, they are highly soluble in water, but gases like hydrogen and nitrogen, they have very little solubility, they have very little solubility in water। Now this is due to their nature। Carbon dioxide and ammonia, ammonia can form hydrogen bonding with water, and you know due to their other kind of nature कि उनकी जो nature है वो match कर रही है, so it has been seen कि ये जो gases हैं they have been found to be highly soluble in water, but whereas gases like H2 and N2 which are non-polar, whereas water is polar, isn't it? तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत लिटिल होती है। तो पहला जो फैक्टर है वो नेचर है, लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट मीन्स गैसेस which are of the same nature as that of the solvent are likely to be soluble in that particular solvent। Okay, so this is the first factor which is by nature। Now let us talk about the second factor which is temperature।
सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर सपोज आपके लिक्विड में कोई पर्टिकुलर गैस डिसॉल्व है, सो इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि मोर ऑफ द गैस विल गो इन द लिक्विड, या घटेगी, या जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व थी वो बाहर आने लगेगी? तो अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिक्विड में थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, उनमें मोशन आने की वजह से दे विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यू आर गिविंग द हीट, यू आर गिविंग द काइनेटिक एनर्जी, तो गैस जो ऑलरेडी भी डिसॉल्व थी वो भी बाहर आने लगेगी, और अगर गैस जो ऑलरेडी डिसॉल्व थी वो बाहर आने लगेगी तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ सकती, रादर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इट इज विद द कॉमन सेंस कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी लिक्विड में है उनको मोशन मिल रहा है, दे विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड। ओके, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट विद द साइंटिफिक रीजन, तो इट हैज बीन सीन कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं टू मेक द सोल्यूशन, देन हीट इज रिलीज्ड। ये देखा गया है कि जब कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और व्हाटएवर गैस, इट गोज इनसाइड द लिक्विड टू मेक द सोल्यूशन, तो हीट निकलती है, यानी कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है गैस का लिक्विड में, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज आपको दिख रहा है कि हीट प्रोडक्ट साइड में आ रही है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड बाय ली चार्टियर प्रिंसिपल ऑल्सो वी नो कि अगर जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं दे आर नेवर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड जाने से तो और भी हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि जो सोल्यूशन बना हुआ है वो भी वापस गैस और लिक्विड में ब्रेक होने लगेगा। तो ये साइंटिफिक रीजन से भी पता लग रहा है कि वाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि गैस इन लिक्विड के डिसोल्यूशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक माना गया है, क्योंकि हीट निकलती है, और अगर ऑलरेडी हीट निकल रही है तो इट विल नॉट बी फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर के बढ़ाने से तो फेवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, because according to Lee Chartier principle, whenever any equilibrium reaction is subjected to any change, excuse me, then it tries to move in that direction where it can minimize the change. अगर आप किसी रिएक्शन जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसमें किसी भी तरह का चेंज लेके आते हो तो उस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में जाना होता है जहां वो इस चेंज को मिनिमाइज कर सके। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई तो हीट निकल के, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट निकल जाएगी, तो वो चेंज मिनिमाइज नहीं होगा, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। सो द क्रक्स इज कि टेम्परेचर घटाओ, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर घटाने से इट हैज टू कंपनसेट फॉर द एक्स्ट्रा फॉर द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि हीट निकल के कंपनसेट होगा, सो डेफिनेटली द रिएक्शन विल स्टार्ट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो आई होप आपको टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बल्कि घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। Okay, now after the two factors, a very important factor is pressure. अब हम लास्ट फैक्टर जो डिस्कस करने वाले हैं कि जिसका गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट है, वो है प्रेशर। द रीजन बीइंग इज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैसेस कंप्रेस होंगी, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? Just see, suppose you are having a gas over a liquid and some amount of gas is already in the liquid,
तो अगर आप पिस्टन लगा के कुछ प्रेशर इंक्रीज करते हो तो यू कैन सी व्हाट विल हैपन। तो पहले आपके पिस्टन की पोजीशन ये थी, बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, आपका पिस्टन डाउन जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि नाउ मोर ऑफ द गैस विल टेंड टू गो इनसाइड द लिक्विड, इजंट इट। अगर आप किसी गैस के ऊपर मास रख रहे हो, वेट रख रहे हो, या बाय समहाउ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, तो इट्स कॉमन सेंस कि ना मोर ऑफ द गैस जो कि लिक्विड के ऊपर थी, इट विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द लिक्विड। अगर ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर जाने लगेगी, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, isn't it? तो ये भी कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड टेंड्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर जाएगी, और अगर ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर जाएगी तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, बट देन देयर इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिसने इस प्रेशर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी के बढ़ने को मैथमेटिकली रिलेट किया। ओके, सो दैट वाज हेनरी। हेनरी गेव हेनरीज लॉ। जिस हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एंड यू एक्सपेक्ट अ वन क्वेश्चन, तो अब आपका जो फोकस है वो और बढ़ जाना चाहिए कि हेनरी लॉ ने क्या बोला। ऑब्वियसली हेनरी ने भी वही बोला जो हमें लग रहा था कि इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, सो हेनरी सेड द प्रेशर ऑफ ए गैस over a liquid if directly proportional to the mole fraction of the gas in the liquid. That means pressure if directly proportional to the mole fraction of gas, अगर मैं गैस को B से डिनोट कर रही हूं, यानी कि हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया। बिकॉज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? कितने गैस के मोल्स लिक्विड के अंदर जा रहे हैं। जितने ज्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स गोइंग इनसाइड द लिक्विड, तो हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया कि ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिक्विड के अंदर जाएंगे, मतलब उस गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी। Okay, so pressure is directly proportional to the mole fraction, and over here the mole fraction is representing of course the solubility. यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है विच इज KH, एंड ऑफ कोर्स इट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। तो very beautiful mathematical relationship which was given by Henry was that the partial pressure of a gas over the liquid if directly proportional to its mole fraction inside the liquid, यानी कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिक्विड के अंदर जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जाएंगे तो उसकी मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगी। ओके, सो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो वी आर कमिंग अप विद अ कांस्टेंट। ओके, अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इट्स जस्ट एन इक्वेशन, बट इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर वन, अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम इसमें देखें कि P अपॉन KH इज इक्वल टू XB, केस वन, इसमें हम एक चीज क्या नोटिस कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में मैं KH को नीचे लेके जाऊं तो XB जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, it is inversely proportional to KH. KH is a constant whose value will be given to you, but you need to understand कि what kind of relationship is between KH and XB.
तो आप इस इक्वेशन से बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्स बी जो कि गैस की मोल फ्रैक्शन है, बट वो रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी को करती है। जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर मैं आपको 4 गैसेस दे दूं A, B, C, D और मैं सबकी आपको KH की वैल्यूज प्रोवाइड कर दूं 20 to 220, 1 to 20, 1 to 220, लेट अस सपोज इट्स एन हाइपोथेटिकल वैल्यूज कि मैंने आपको 4 गैसेस दे दी और सबकी KH की वैल्यूज हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको दे दी बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, सो इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। आपको अरेंज करना है कि कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है उसको आपको सबसे पीछे रखना है एंड फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसको आगे रखते जाना है। ओके, तो हाउ विल यू नो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो आप अगर इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है, because XB which over here is representing the solubility is inversely proportional to KH। तो ये बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम आने वाली है, यानी कि D सबसे पीछे आएगा because its solubility is going to be lowest and A जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम है जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम है उसकी XB बहुत ज्यादा होने वाली है, it's going to be the highest। So if you are going to arrange you are going to get this order that D, the gas with the highest value of KH is going to have the lowest solubility followed by the ones जिनकी KH की वैल्यू कम होती जा रही है, and of course the maximum solubility will be of that gas जिसकी KH की वैल्यू कम है। बिल्कुल easy to understand, कम वैल्यू KH की सबसे ज्यादा solubility, सबसे ज्यादा वैल्यू KH की सबसे कम solubility। Why? Because it's very clear, it's very evident, फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि XB जो आपकी solubility को रिप्रेजेंट कर रहा है वो KH के inversely proportional है, so it holds a inverse kind of relation। ओके, नंबर 1, तो आपको ऐसे MCQs आ सकते हैं कि आपको रैंडमली 4 गैसेस गिवन है, उनकी KH की वैल्यूज गिवन है, सो you could be asked to arrange them either in the increasing order or you have to arrange them in the decreasing order। okay, so you just have to remember this कि जिसकी सबसे कम KH उसकी सबसे ज्यादा solubility and vice versa। okay, now second is कि जब भी आपको हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको मोस्टली सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है। ओके, तो यू विल से कि ओके इट्स वेरी सिंपल, हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू XB, तो XB हमारी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो XB इज इक्वल टू P अपॉन KH। अगर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आएगी दैट मीन्स हमें XB कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो XB इज इक्वल टू P अपॉन KH। प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट डिवाइड एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ XB, हम सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। बट गाइस यहां पे जो आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी वो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आएगी, बट जनरली जो आपको क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप अपनी बुक्स में भी देखिएगा कि जो क्वेश्चन आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। ओके, यानी कि सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर, या आपको क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर, इन दैट केस अगर आप XB निकाल के आ जाओगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, बिकॉज आप जो सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हो वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाल रहे हो। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स इट्स यूनिटलेस। ओके, बट जब आपको सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में पूछी जा रही है या ग्राम पर लीटर में पूछी जा रही है तो दैट मीन्स यू कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट XB। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सो लेट मी टेल यू,
व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी होता क्या है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो? यू विल से इट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इजंट इट? अगर आप इलेबोरेट करिए, एक्सपी क्या है? एक्सपी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इन दिस केस अगर हम डिनोमिनेटर से बी के नंबर ऑफ मोल्स निग्लेक्ट कर दें, ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम व्हाई आर वी निग्लेक्टिंग? तो लेट मी टेल यू कि कई बार हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अगर हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी मिल रही है विच इज वेरी स्मॉल, isn't it? जैसे अगर आप B की बात करो, B इज सल्यूट एंड इन फ्रंट ऑफ सॉल्वेंट B बहुत कम है, तो अगर आप किसी बहुत बड़ी चीज में कोई छोटी सी चीज ऐड करोगे या नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऐड 1 में 0.00001 तो इट इज एज गुड एज 1। अगर आप 1 में 0.00001 ऐड नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालनी थी, तो ऊपर तो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, बट नीचे 1 लीटर होना चाहिए, इजंट इट? तो आप एक काम करो, आप Na को उधर लेके चले जाओ, नीचे 1 लीटर ले लो, ठीक है? अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स 55.5 होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट इफ यू टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में हमेशा वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.5 होते हैं, तो वहां से हमारे पास Na की वैल्यू 55.5 हो जाएगी। तो द मोमेंट आप नीचे 1 लीटर लोगे यू कैन टेक Na की जगह पे 55.5, तो आपके पास Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आप लीटर में ले रहे हो तो P अपॉन KH इंटू 55.5। नाउ you will be like ma'am what is happening, what is going on? तो let me tell you one thing कि आप एक चीज याद कर लीजिए कि जब भी आपको मोल्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो अगर आप सॉल्युबिलिटी P अपॉन KH निकाल के आ जाओगे तो यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो XB सॉल्युबिलिटी है वो मोल्स पर लीटर में नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू नीड नॉट शो दिस होल कैलकुलेशन, आपको ये पूरी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि जब भी आपको सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालनी है तो आपके पास जो P अपॉन KH वाला फॉर्मूला था यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 55.5। ओके, तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। एक तो आप सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला P अपॉन KH जो आपका जेनरिक फॉर्मूला है XB निकालने का, बट अगर आपको सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में पूछी जाएगी तो आपको P अपॉन KH को 55.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ P, you will be given the value of KH, you just have to multiply by 55.5, automatically your answer will come in moles per liter. No need to show कि 55.5 कहाँ से आया, but those who want to know, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि actually how does this 55.5 came? So it is from the derivation कि अगर हम XB को ओपन करके देखें NB upon Na plus NB, Na which are the number of moles of water, अगर हम 1 लीटर वाटर लेंगे just because we want to calculate the solubility in moles per liter, तो उसमें number of moles 55.5 ही होते हैं। Now those who want to know that why the number of moles of water in 1 liter are 55.5, they will have to recommend or they will have to refer my chapter 1 video of mole concept of class 11th. ओके, तो क्लास 11th में ये टॉपिक बहुत इलेबोरेटली कराया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर आर ऑलवेज 55.5। सो एज ऑफ नाउ यू जस्ट नो एंड यू जस्ट हैव टू पुट। जिनको डेरिवेशन भी बहुत मुश्किल लग रही है, जिनको नहीं लग रहा है कि हाउ वी विल डू, तो दे कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। वो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि जब भी हमें सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में निकालनी है तो फॉर्मूला इज P अपॉन KH, बट जब हमें सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालनी है तो P अपॉन KH को 55.5 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। ओके, एंड देन समटाइम्स सॉल्युबिलिटी इज आस्क्ड इन ग्राम्स पर लीटर। मैम व्हाट इफ अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर में पूछी जाएगी फिर क्या करेंगे? फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे 55.5 मोल्स हैं एंड इन 1 मोल
इन 1 मोल 55.5 आर रिप्रेजेंटिंग मोल्स। तो एक मोल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। यानी कि अगर आपको कोई गैस गिवन है CO2, आपको CO2 की सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर में निकालनी है, तो CO2 का मोलर मास 12 प्लस 2 इंटू 12 44, तो आप मोलर मास 44 पुट कर दोगे। अगर आपको सॉल्युबिलिटी अमोनिया की निकालनी है ग्राम्स पर लीटर में, तो अमोनिया का मोलर मास 14 प्लस 3 17, तो आप इसकी जगह 17 पुट कर दोगे। सो आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलर मास बिकॉज मोलर मास विल बी डिफरेंट। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लोगे तो आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस गैस का क्वेश्चन आया है उस गैस के अकॉर्डिंग आप मोलर मास पुट कर देना, ठीक है। बट पुट करना कब है? अगेन अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर में पूछी जाएगी। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूलेज बता दिए हैं। विच फॉर्मूला यू विल यूज दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्या क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में पूछी गई है, या सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर में पूछी गई है, या आपको सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में पूछी गई है। ओके, सो वी कैन डू वन क्वेश्चन ऑन द हेनरीज लॉ. So let's see one numerical. So the question is, if N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 gas exerts a partial pressure of 0.987 bar given Henry's law constant for N2 at 298 Kelvin is 76.48 kilobar. It's a very famous question of Henry's law that you'll find in any of the book. तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, if N2 gas is bubbled to water at 298 Kelvin, how many millimoles? Millimoles मतलब milli is just the unit. आपको number of moles पूछे गए हैं, that how many number of moles would dissolve in 1 liter? So the moment you read this question that how many moles would dissolve in 1 liter, तो that means the same time it should strike in your mind कि आपसे solubility moles per liter में पूछी गई है। तो आपके पास solubility moles per liter वाला जो formula है that is this one, P upon KH into 55.5. No need to start from the basic formula and XB को आपने NB upon NA plus NB and all that calculations करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये फॉर्मूला यूज करोगे बिकॉज आपको सीधा सीधा लिखा है कि यू हैव टू टेल हाउ मेनी मोल्स वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। तो आपको सिंपली सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि ये बोला है हाउ मेनी मिलीमोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि आपसे जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल्स पर लीटर में पूछी गई है। तो सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर का फॉर्मूला P upon KH into 55.5 and the rest is just calculation. Pressure is given 0.987, KH is given 76.48 kilobar into 55.5. You will just solve this part. No need to open kilo क्योंकि किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। किलो इज 10 raised to the power 3, तो 10 raised to the power 3 ऊपर जाके 10 raised to the power -3 बन जाएगा और हमें मिली में ही बताना है। तो इसको आप किलो को 10 raised to the power 3 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 raised to the power -3 and when you will solve this you will get a value 0.715
और 10 raised to the power -3 को you can simply write millimoles. So simple. So the numericals of Henry's law are tough, but not if you will remember all these formulas and you will just realize कि कौन सा formula apply करना है, तो आप easily कर सकते हो. So now today's your homework is you should try all the numerical on Henry's law. The next lecture we will talk about some of the applications of Henry's law, and then definitely we'll move on to the next topic. Thank you.